हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आए हैं। हिस्ट्री का लेसन सेकंड हमने स्टार्ट किया था, नेशनलिज्म इन इंडिया, एनसीईआरटी बोर्ड के लिए। तो लास्ट टाइम हमने मॉडरेट फेज़ के बारे में पढ़ा था कि जो मॉडरेट फेज़ के अंदर कौन से लीडर थे और उन्होंने क्या क्या काम किए, उनका काम करने का मेथड क्या था। अब उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी का हमारे पास सेकंड फेस है, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, और इसी को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं उग्रवादी फेस। ठीक है, इसके अंदर हम कांग्रेस पार्टी का अब सेकंड फेस पढ़ेंगे, जो 1905 से स्टार्ट होएगा और 1917 तक चलेगा। इसके बाद हमारा गांधी युग आएगा। अब एक्सट्रीम के अंदर जो मेनली आपके लीडर हैं वो आपने तीन बेसिकली याद रखने हैं। एक है हमारे लाल, एक है बाल और एक है पाल। लाल का मतलब यहाँ पर लाला लाजपत राय, और बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे हैं हमारे यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल। तो ये हमारे तीन मेन लीडर आप इसने याद रखने हैं, लाल, बाल और पॉल। ये तीन हमारे गर्म दल के नेता हैं जिन्होंने जो पुराने मॉडरेट लीडर थे उनकी आलोचना की। अब ये आलोचना क्यों की, उसके पीछे कारण क्या हैं, या आप ये कह सकते हो कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं वो मॉडरेट से नाराज़ क्यों हुए हैं, उन्होंने अपना अलग ग्रुप क्यों बनाया है, या कांग्रेस पार्टी का विभाजन क्यों हुआ है। अब इन कारणों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अब उसके अंदर इंसिडेंट क्या हुआ, सबसे पहले देखिए कि जो 1905 का ईयर है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1905 के अंदर अंग्रेज़ों ने एक बहुत बड़ा भारत वालों के साथ धोखा किया। उन्होंने बंगाल की डिवीज़न कर दी। बंगाल की डिवीज़न का मतलब होता है बंगाल को दो हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे कि ये पूरा बंगाल है सपोज़ करो उस समय का, तो उन्होंने इसके दो हिस्से कर दिए। और उन्होंने इसके पीछे एक्सक्यूज़ क्या दिया, बंगाल विभाजन के पीछे मेनली अंग्रेज़ों ने जो लॉजिक दिया या कारण दिया कि हम इतने बड़े एरिया का प्रशासन नहीं चला सकते, इसलिए हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसको अच्छी तरीके से चलाने के लिए हम बंगाल के दो पार्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने लॉजिक तो ये दिया था, लेकिन उसके पीछे जो एक्चुअल मकसद था या उनका मेन टारगेट वो था कि हम हिंदू और मुसलमान दोनों को आपस में क्या करना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, या उनकी यूनिटी को क्या करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो उन्होंने बंगाल डिवीज़न के अंदर एक तरफ हिंदुओं का इलाका कर दिया और एक तरफ जो इलाका है उसके अंदर ज़्यादा गिनती थी जो वो किसकी थी, मुसलमानों की थी, और इस एरिए में हिंदुओं की गिनती क्या कर दी, ज़्यादा। तो इससे भारत के लोगों को आहत हुआ, दुख हुआ कि इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से क्या कर दिया, अलग कर दिया, और दोनों जो कौम है हमारी उनके बीच में लड़ाई करवा दी। तो इस बात से भारत के अंदर बहुत बड़ा रोष हुआ और ये डिवीज़न हुई हमारी 1905 में। तो बंगाल विभाजन के कारण ही भारत के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति जो नफ़रत है वो ज़्यादा फैल गई। तो इसी के ऊपर रिएक्शन दिए गए कुछ। अब वो रिएक्शन क्या थे, तो सबसे पहला रिएक्शन था कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग, हमारा जो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, तो ये उस समय लिखा गया। तो ये इसके आपके राइटर हैं हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ये हमारे राइटर हैं नेशनल सॉन्ग के। तो बंगाल डिवीज़न के ऊपर एक तो ये नेशनल सॉन्ग है जो लिखा भी गया, और उनके नावल था, और आनंद मठ नावल से ही ये लिया गया था। और उसी समय एक रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो हमारे उस समय के बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत अच्छे फ़िलासफ़र थे, शांति निकेतन का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसके अंदर ये बोला कि अगर हिंदू और मुस्लिमों को आप इकट्ठा करना चाहते हो तो भारत के अंदर राखी दिवस मनाया जाए। राखी दिवस इसलिए ताकि जो हिंदुओं की बेटियां हैं वो मुसलमानों को राखियां बांधेगी,
और जो मुसलमानों की बेटियां वो हिंदुओं को राखी बांधेंगी, उनके भाइयों को, ताकि हिंदू और मुसलमानों की जो यूनिटी है उसको क्या किया जा सके, दोबारा से स्थापित किया जा सके। तो ये 2 रिएक्शन हुए। इसी के साथ ही रविंद्रनाथ को जो नाइट की उपाधि मिली थी, योद्धा की उपाधि मिली थी अंग्रेज़ों की तरफ से, उन्होंने ये टाइटल भी क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और जो ये डिवीज़न करी गई थी उसके अंदर आप ये नोट कर लोगे कि ये डिवीज़न करी है लॉर्ड कर्जन ने। तो बंगाल की डिवीज़न करने वाले लॉर्ड कर्जन है और इसके ऊपर रिएक्शन हुआ। एक तो नेशनल सॉन्ग लिखा गया और एक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारतीय लोगों को बंगाल के अंदर राखी दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी है जो वो क्रिएट की जा सके। तो ये मेन कारण था जिसके कारण जो एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेटिस्ट हैं वो एक दूसरे से अलग हुए। तो ये था आपका फर्स्ट रीज़न। तो पहला रीज़न हमने यहाँ से क्लियर कर लिया कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो इमरजेंस कैसे हुए, मतलब उनका उभार कैसे हुआ, वो क्यों आए कांग्रेस पार्टी के अंदर गर्म खून वाले। तो उसके अंदर सबसे पहला रीज़न तो हो गया कि उनको बंगाल की जो डिवीज़न थी वो पसंद नहीं आई, तो जिसके रिएक्शन के ऊपर उन्होंने ये फैसला किया कि जो मॉडरेस्ट लीडर हैं वो उतना कुछ अचीव नहीं कर पाए जितना हमने उनको एक्सपेक्ट किया उनसे। तो लैक ऑफ, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम, लैक ऑफ डिससेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्शन फ्रॉम मॉडरेस्ट लीडर, कि जो मॉडरेस्ट लीडर थे जिनसे हमने उम्मीद की थी कि वो देश की आज़ादी के लिए कुछ करेंगे, तो उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, बहुत कम सेटिस्फाइड हुए, कुछ ज़्यादा अचीवमेंट उन्होंने हासिल नहीं की। उसी समय पे कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई, तो इंटरनेशनल कुछ क्राइसिस हुए जिनको देखकर ये लोग प्रेरित हो गए, उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। अब वो इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी घटनाएं हुए जिससे ये लोग प्रेरित हुए, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, 1896 के अंदर एक कंट्री थी इथोपिया। तो इथोपिया देश ने इटली जैसे देश के ऊपर जीत हासिल कर ली, कि उनको ये लगा कि जब इथोपिया जैसा एक छोटा सा कंट्री इटली जैसे देश को हरा सकता है, तो हम भारतवासी अंग्रेज़ों को क्यों नहीं हरा सकते। तो इस बात से वो काफ़ी मोटिवेट हुए, और ये बात थी 1896 की, कि छोटा सा कंट्री इथोपिया और इटली को हराने की अगर क्षमता रखता है तो भारत के लोग क्यों नहीं रख सकते। तो एक तो वो इस बात से प्रेरित हुए। तो ये घटना हुई थी 1896 के अंदर। दूसरा हुआ बॉक्सर वॉर। अब बॉक्सर वॉर क्या थी, ये बॉक्सर वॉर चली चाइना के अंदर, और चाइना की ये वॉर थी जो वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी। वो अंग्रेज़ों को अपने देश के अंदर पकड़ कर मारते थे और उनको बाद में समुंदर में फेंक देते थे। तो ये घटना चली 1899 से लेके 1902 तक, 3 साल लगातार चाइना के अंदर बॉक्सर वॉर चली, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज़ों को मार के समुंदर में फेंकना शुरू कर दिया। तो इस बात से जो हमारे गर्म दल के नेता थे, उग्रवादी नेता थे, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थे। और आपने एक 9th क्लास में पढ़ा है कि उसी समय जापान जैसा छोटा सा देश, इसने 1905 में रशिया को हरा दिया। अब आप देखो कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा देश है, और जापान बहुत छोटा देश है, लेकिन इस लड़ाई के अंदर जापान जैसे छोटे देश ने रशिया को हरा दिया। तो इस बात से जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो काफ़ी मोटिवेट थे कि जब जापान जैसा छोटा देश दुनिया के सबसे बड़े एरिया वाले देश को हरा सकता है, तो हम भारत के अंदर अंग्रेज़ों को क्यों नहीं हरा सकते। तो ये इंटरनेशनल लेवल की कुछ घटनाएँ थी जिनसे हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए, और इन 3 कारणों की वजह से ही भारत के अंदर जो मॉडरेस्ट लीडर थे उनको रिप्लेस कर दिया गया, और उनकी जगह पे जो पार्टी की कमान थी वो किनके हाथ में आ गई, एक्सट्रीमिस्ट लीडर के। पर ये प्रॉपर नहीं था अभी ये सिर्फ उनके अंदर विवाद ही चल रहा था, और ये विवाद सामने आया तो 1905 के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई, और 1905 की जो मीटिंग हुई वो हुई हमारी बनारस के अंदर। और इनके जो लीडर थे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोपाल कृष्ण गोखले जी हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता हैं, उनके क्या थे, ये राजनीतिक गुरु थे। तो इस मीटिंग की जो प्रधानगी कर रहे थे वो कौन थे, हमारे बनारस के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले जी, 1905। तो बंगाल डिवीज़न के ऊपर रिएक्शन के लिए ये मीटिंग हुई थी, और इसी के अंदर ये मुद्दे सामने आए
लेकिन अभी प्रॉपर फॉर्मल डिवीज़न नहीं हुई। फॉर्मल डिवीज़न आगे होएगी 1907 के अंदर। इसके बाद हमारे पास ईयर आया 1906। अब ये 1906 का ईयर हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस ईयर के अंदर भारत के अंदर मुसलमान जो लोग थे उनकी एक पार्टी बनाई गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो आपने ये नाम काफ़ी बार सुना होगा, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना होगा। तो ये उन्हीं की पार्टी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हुआ क्या कि 1 अक्टूबर 1906 का टाइम पीरियड था। तो इस टाइम पीरियड के दौरान मुसलमानों का एक बड़ा ग्रुप, जिसके अंदर सारे मुसलमानों के जो बड़े नेता थे या जो लीडर थे, वो जाकर मिले हमारे उस समय के जो वारिसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को जाकर ये मिले और इन सब का जो मेनली लीडर था मुस्लिम समाज का, तो वो थे आगा खान, AGA, आगा खान। तो आगा खान बहुत सारे मुसलमानों को लेकर अपनी डिमांड्स को लेकर किसको मिले, लॉर्ड मिंटो को, जो कि उस समय हमारे क्या थे, वाइसरॉय थे। और इनकी मीटिंग कहाँ पर हुई, इनकी मीटिंग हुई शिमला के अंदर। और शिमला के अंदर जाकर इन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कि हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, मतलब कि जो हमारे राजनीतिक अधिकार हैं, उनकी हमें क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और जो लॉर्ड मिंटो थे वो यही चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान आपस में क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो ने इनको विश्वास दिलाया कि आप है जो अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप बना लिए, हम आपको उसको परमिशन भी देंगे। और इसके लिए शर्त उन्होंने ये रखी कि जो मुस्लिम लीग है उनको क्या करना होगा कि जो बंगाल की डिवीज़न हुई है ना 1905 में, उसको आप सपोर्ट करोगे, क्योंकि अगर आप इसको सपोर्ट करोगे तो आपकी देश के अंदर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो आपको बंगाल के उस एरिया में क्या मिल जाएंगे, ज़्यादा मिल जाएंगे। तो उसी समय फिर ये जो मीटिंग ख़त्म हुई, तो उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल की डिवीज़न करी थी उसको मुसलमानों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि जो लॉर्ड कर्जन ने डिवीज़न करी है वो ठीक करी है। मतलब मुस्लिम नेता किसके संपर्क में आ गए, अंग्रेज़ों के संपर्क में आ गए। वो अपने लेने तो गए थे पॉलिटिकल राइट, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई कि वो उनके माइंड में यही बात चलने लगी कि मुसलमानों के राइट्स के लिए मुसलमानों को अपना अलग क्या बनाना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो 30 दिसंबर 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इनके जो हमारे फाउंडर थे उनका नाम है सलीम उल्लाह। कुछ बुक्स के अंदर इनका नाम हबीब उल्लाह भी लिखा हुआ है। तो हबीब उल्लाह हो तो चाहे सलीम उल्लाह हो, नाम दोनों ये सेम ही है, ठीक है। तो 30 दिसंबर 1906 के अंदर इसकी फाउंडेशन हुई। कुछ बुक्स के अंदर जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन की बोर्ड के अंदर इनका जो ईयर है वो 1907 भी लिखा हुआ है, पर डेट के हिसाब से परफेक्ट 30 दिसंबर है, क्योंकि अगले एक दिन के बाद नया साल आने वाला था। तो कुछ बुक्स के अंदर ये 1906 लिखा है, कुछ बुक्स के अंदर 1907 भी हो सकता है, लेकिन जो परफेक्ट है वो हमारा कितना है, 30 दिसंबर 1906। तो इस तारीख को जो मुसलमान लीग की क्या होगी, स्थापना होगी, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक फिर डिफरेंस आना शुरू हो गया। इसके बाद जो 1907 का ईयर है, इस ईयर के अंदर हमारी जो मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी की वो हुई सूरत के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि सूरत कहाँ पर है, गुजरात में है, और ये ताप्ती नदी के किनारे पर ये मीटिंग हुई। ताप्ती रिवर जो कि हमारी गुजरात के अंदर है और ये जाकर फिर अरेबियन सी में गिरती है और जो एस्च्यूरी बनाती है, ठीक है। ताप्ती और नर्मदा ही ऐसी दो नदियां हैं जो भारत के अंदर क्या बनाती हैं, एस्च्यूरी बनाती हैं, बाकी क्या बनाती हैं, डेल्टा। तो ताप्ती नदी के किनारे ये मीटिंग हुई और इसी के अंदर हमारा ऑफिशियल ये ऐलान हो गया कि जो आज के बाद एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरिस्ट है ये दोनों अलग अलग काम करेंगे। इसी के अंदर लाल बाल पाल तीनों अलग मैटर से काम करने लग गए और जो मॉडरिस्ट थे वो अपने तरीके से काम करने लग गए, यानी कि कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में क्या होगी, डिवाइड। अब इनमें यह भी ध्यान रखेंगे कि अब मुसलमानों का ग्रुप अलग चल रहा है और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं। इसका मतलब देश की यूनिटी को अंग्रेज क्या कर रहे हैं, इस समय तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंग्रेज भी इस बात से खुश थे। तो उसके बाद इसके जो तीन लीडर हैं हमारे, एक तो लाल और एक बाल और एक पाल, लाल बाल पाल, इन तीनों के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो वो पढ़ेंगे। सबसे पहले लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी हैं जो इनका जन्म हुआ था पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर,
ठीक है। तो ये हमारे लीडर हैं मोगा से, पंजाब की तरफ से। सो इन्होंने ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर आर्य समाज का था और इनको मेनली पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, पंजाब केसरी, ठीक है। और ये 1920 के अंदर जो नागपुर का सेशन हुआ था, जो कि एक स्पेशल सेशन था, मतलब कि दिसंबर के महीने में नहीं हुआ था, ये एक स्पेशल सेशन था नागपुर के अंदर जो कि सितंबर के महीने में हुआ था और उसकी ये प्रधान भी बने थे। और इसके अलावा जब 1928 के अंदर भारत के अंदर साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे पंजाब की तरफ से, तो वो कौन थे? लाला लाजपत राय। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में जब ये लाला जी विरोध कर रहे थे, तो साइमन कमीशन के विरोध के चक्कर में यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, जिसके अंदर 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की मौत होगी। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लाला लाजपत राय जी के बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक। अब जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ये मेनली बिलोंग करते थे उस समय की जो हमारी बॉम्बे स्टेट थी, तो ये बॉम्बे को स्टेट करते थे, मेनली ये मराठी थे। तो इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बातें क्या है कि एक तो इनके आपको याद रखने हैं 2 न्यूज़पेपर हैं जो इन्होंने निकाले थे। एक न्यूज़पेपर था मराठा और दूसरा था इसके अंदर आपका केसरी। तो ये 2 अखबार हैं। जो केसरी अखबार है, अब देखने से तो ये लगता है कि जो मराठा है शायद वो मराठी लैंग्वेज में होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जो केसरी अखबार था ये हमारा मराठी लैंग्वेज के अंदर था और जो मराठा अखबार था ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर था। तो ये रिवर्स है, आपको ये नहीं याद रखना है कि मराठा है जो वो मराठी में नहीं है, ये इन्वर्स है। जो केसरी है वो तो मराठी में है, लेकिन जो मराठा अखबार है वो कौन सी लैंग्वेज में है? इंग्लिश में है। तो ये 2 न्यूज़पेपर हैं बाल गंगाधर तिलक के। और उन्होंने ही बॉम्बे के अंदर जो गणपति फेस्टिवल मनाया जाता है, जब गणपति विसर्जन किया जाता है, तो इसकी शुरुआत 1893 में इन्होंने ही की है, ठीक है। और जो शिवाजी फेस्टिवल मनाया जाता है, ये भी आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है, तो ये 1895 के अंदर इन्होंने ही शुरू किया था। तो ये 2 बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इन्होंने एक होम रूल लीग की भी स्थापना करी थी। पहले ये होम रूल लीग है जो इटली के अंदर एनी बिसेंट ने की थी, और इसी को भारत के अंदर आगे किसने फॉलो किया? हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने किया, ठीक है। और एक इनकी बड़ी इम्पॉर्टेंट असर्ट है, वो आपको याद रखनी है कि इन्होंने बोला था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई विल हैव इट, और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा। तो ये लाइन उन्होंने बोली थी, ये बाल गंगाधर तिलक जी की बोली हुई लाइन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा। तो होम रूल लीग के बारे में याद रखोगे, तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि जो आयरलैंड के अंदर, सॉरी वहाँ पे इटली नहीं था, क्या नाम था उसका? आयरलैंड की जो लेडीज़ थी एनी बिसेंट, उसी से मोटिवेट होके भारत के अंदर होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये 1907 की स्प्लिट के बाद आगे ईयर आया हमारे पास 1909, 1909 का साल आया। तो 1909 के अंदर भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने एक एक्ट पास किया जिसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो एक्ट, मॉर्ले मिंटो एक्ट या रिफॉर्म्स। तो यहीं से उन्होंने भारत के अंदर जो हिंदू और मुसलमानों को पहले आपस में अलग करने की बात चल रही थी, तो इसी के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज किया कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए भारत के अंदर एक सेपरेट इलेक्ट्रोल है जो वो पेश किया। सेपरेट इलेक्ट्रोल का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि किसी इलाके के अंदर ज़्यादा आबादी मुस्लिम लोगों की है और वहाँ पे हिंदुओं की आबादी क्या है? कम है। ये सारे मुसलमान हैं, ये सारे मुसलमान हैं, यहाँ पे मान लो कि ये सारी काउंटिंग इनकी है, मुसलमान लोगों की है।
तो इन्होंने इस इलेक्टोरल के अंदर ये पेश किया कि जिस इलाके के अंदर मुस्लिम ज़्यादा हो गए तो मुसलमान लोग हैं जो मुस्लिम वोटर्स मुस्लिम को ही सिलेक्ट करेंगे और हिंदू वोटर है जो वो हिंदू को ही सिलेक्ट करेंगे। तो इससे भारत के अंदर हिंदू और जो मुसलमान हैं उनके बीच में एक डिफरेंस है वो अंग्रेज़ों ने क्रिएट कर दिया, जिसके कारण हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से दोबारा फिर से लड़ना शुरू कर दिया। तो ये सिलसिला चला बंगाल की डिवीज़न से, और फिर उसके बाद मुसलमान लीग बना दी, फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी में से उनको अलग कर दिया। तो इसके अलावा अब पार्लियामेंटो एक्ट आते सार ही भारत के अंदर मुसलमानों के लिए एक इलेक्टोरल अलग ही कर दिया कि मुसलमान लोग हैं जो मुस्लिम को ही सिलेक्ट करेंगे, और जिस एरिया में हिंदू ज़्यादा होंगे वहाँ पे हिंदू लोग हिंदू को ही सिलेक्ट करेंगे। तो इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो नफ़रत है वो पहले से ज़्यादा बढ़ती गई, और इस एक्ट से क्लियर कर दिया था कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको अंग्रेज़ क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और उनके सुधार के लिए जल्दी से काम भी करेंगे। तो वो चाहते थे कि मुसलमान लोग और हिंदू एक दूसरे से यूनाइट नहीं होने चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि 1911 का ईयर 1911 के अंदर भारत के अंदर हुई दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली में दरबार लगाया गया, और दरबार इसलिए लगाया गया क्योंकि जब 1911 का ईयर आया तो उसी समय जो इंग्लैंड के राजा थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, और इनकी प्रिंसेस थी, साथ में इनकी वाइफ थी जिनका नाम क्या था, मैरी। ये दोनों भारत के अंदर आए, पति पत्नी, जो कि इंग्लैंड के राजा और रानी थे उस समय। तो ये भारत के अंदर आए, इनके लिए स्पेशल दिल्ली के अंदर दरबार है जो वो स्थापित किया गया। और उसी समय जॉर्ज पंचम भारत के अंदर 2 डिक्लेरेशन करके गया कि एक तो इन्होंने बोला कि जो भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए जो अंग्रेज़ों ने डिवीज़न करी है बंगाल की, जिससे देश के अंदर विवाद लगातार बढ़ रहा था, और 1901 एक्ट के पास बात तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ गया था और भारत के लोग अंग्रेज़ों के काफ़ी ख़िलाफ़ हो गए थे। तो इन्होंने आके ये डिसीज़न लिया कि जो ये बंगाल की डिवीज़न करी गई है इसको रद्द किया जाए। बंगाल की डिवीज़न क्या कर दी, उसने रद्द कर दी। एक तो फ़ैसला ये किया, और दूसरा फ़ैसला ये किया कि जो पहले अंग्रेज़ों की राजधानी कोलकाता थी उसको शिफ्ट कर दिया कि अब कलकत्ता से जो राजधानी है वो क्या बनेगी, दिल्ली बनेगी। और 23 दिसंबर 1912 के अंदर जाके ये जो राजधानी है उसको, ये तो सिर्फ उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन शिफ्ट परफेक्ट कब हुई है, 23 दिसंबर 1912 को जो दिल्ली है वो कलकत्ता की जगह पे भारत की क्या बन गई, राजधानी। क्योंकि कलकत्ता है जो बंगाल के अंदर था, और बंगाल के अंदर आपको पता है कि कन्फ्लिक्ट हिंदू और मुसलमानों के बीच में काफ़ी था, इसलिए अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि राजधानी के अंदर किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेंसी हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो इसीलिए उन्होंने कलकत्ता से जो भारत की राजधानी है उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, दिल्ली शिफ्ट किया। लेकिन उसको फॉर्मल परमिशन कब मिली, 23 दिसंबर 1912 को। तो ये था दिल्ली दरबार, जिसके अंदर आपको नाम याद रखना, जॉर्ज पंचम भारत में आए, और एक कौन आए, उनकी वाइफ मैरी, प्रिंसेस थी जो, और इसी को हम दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक फ़ैसला हुआ, बंगाल की डिवीज़न उन्होंने रद्द कर दी, और दूसरा कलकत्ता से दिल्ली को अपने भारत की क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। और जिस समय दिल्ली के अंदर हमारे ये जो जॉर्ज पंचम आए थे, तो उसी समय आपको याद रखना है कि 1911 के अंदर ही जो हमारे रास बिहारी बोस हैं, रास बिहारी बोस, पहले मैंने आपको लिखवाया था रास बिहारी घोष, वो 1906 के अंदर क्या थे, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रधान बने थे। वो थे मॉडरेट नेता, लेकिन जो ये रास बिहारी बोस हैं ये थे हमारे एक्सट्रीमिस्ट। तो इन्होंने प्लानिंग करी कि जो भारत के वाइसरॉय थे उस समय लॉर्ड हार्डिंग, 1911 के अंदर लॉर्ड हार्डिंग भारत के वाइसरॉय थे, और इनको मारने के लिए प्लानिंग बनाई गई किसके द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा। तो इन्होंने अपने 2 जो मेनली व्यक्ति थे उनको भेजा, एक का नाम था बसंत विश्वास और दूसरे का नाम था मनमंथ नाथ। ये 2 व्यक्ति थे जिनको लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए भेजा गया, और इन्होंने वहाँ जाके क्या गिराया, बम गिराया। लेकिन इस बम में जो लॉर्ड हार्डिंग है वो बच गए,
वो किसी तरीके से वहाँ से बच निकले और उनका ये मिशन कामयाब नहीं हुआ। तो उसके बाद रास बिहारी बोस है जो वो भाग गए थे और ये अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आए। तो ये इसलिए इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी कहा जाता है। अंग्रेज़ों को धमकाने के लिए और लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए और अपनी भारत के लोगों की ताकत दिखाने के लिए ये दो व्यक्तियों को रास बिहारी बोस ने भेजा था। तो ये बम गिराया था, इसी को हम दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारे पास ईयर आया 1916 का। ये ईयर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम इतिहास के अंदर जो घटना हुई है उसको बोलते हैं हम लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट, जैसे कि आपको पता है कि 1914 से लेके 1918 तक भारत के अंदर क्या चली है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध हुआ। और पहले विश्व युद्ध के अंदर जो इंग्लैंड है वो दूसरी तरफ टर्की के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। टर्की इनका उस साइड ऑपोजिट ग्रुप था। तो इंग्लैंड ने टर्की के ऊपर कब्जा किया हुआ था और इसको टर्की को हरा दिया था। और यहाँ के जो राजा थे, खलीफा थे जिनको बोलते हैं, वैसे तो ये खालीफा वर्ड होता है पर इसको नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, खलीफा। तो खलीफा को गिरफ़्तार कर लिया था। और खलीफा क्या होते हैं, जो मुसलमान लोगों के देशों में जो सबसे बड़े हेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, खलीफा बोलते हैं। उनका लीडर होता है एक तरह से। तो इनको गिरफ़्तार कर लिया, जिससे भारत के अंदर रहने वाले जो मुस्लिम लोग थे वो अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए। और धीरे धीरे वो जो अंग्रेज़ों को पहले सपोर्ट कर रहे थे अब वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होना शुरू हो गए। तो इसके बाद भारत के अंदर जो हिंदू और मुसलमान एक बार फिर से मुसलमान अंग्रेज़ों का साथ छोड़ के भारतीय लोगों के साथ आए। और 1916 के अंदर जो हमारा कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ, लखनऊ के अंदर हुआ। और जो इस सम्मेलन के हमारे हेड थे, प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम था अंबिका चरण मजमूदार। ये उस समय लखनऊ पैक्ट के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रधान बने। और इन्हीं की लीडरशिप के अंडर लखनऊ के अंदर मीटिंग हुई, जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोबारा से फिर एक बार क्या हो गए, इकट्ठे हो गए देश की यूनिटी को क्रिएट करने के लिए। और इसी को हम इतिहास के अंदर क्या बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, तो ये था आपका 1917 तक का फेस, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेस। तो ये आपका वीडियो का सेकंड पार्ट था। इसके बाद मैं बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो का थर्ड पार्ट लेके आऊँगा, जिसके अंदर महात्मा गांधी का लाइफ स्केच है जो वो हम कंप्लीट करेंगे। आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और अपने नोट्स हैं जो वो साथ साथ तैयार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।